नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी पर कहा कि सच्चाई को छिपाना और भारत का अपमान करना दोनों काम ममता बनर्जी ने किया है। पूरी दुनिया आज हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है और उसका सम्मान भी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो वे भारत को अपमानित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना दोनों काम ममता बनर्जी ने किए हैं। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, IMF कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में लोग रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। आप तस्वीरें देखिए, ये शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीर है और उत्तर प्रदेश के संभल में लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और उत्तर प्रदेश के संभल CO भी नजर आए। रमजान के आखिरी शुक्रवार, ये अलविदा शुक्रवार की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे और अलविदा जुमे की नमाज अदा की और वहां पर शांतिपूर्ण नमाज अदा करने के लिए, संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी और ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा था। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया इस दिन कि कहीं कोई छत पर, जिस तरह से पुलिस अधिकारियों का कहना था कि छत पर और सड़क पर जुम्मे नमाज न अदा करें, इसको लेकर भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया कि छत पर कहीं कोई नमाज अदा तो नहीं कर रहे कोई नमाजी, इसी को देखते हुए और ये पूरी तरह से हालांकि शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हो गया। इसमें भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और संभल CO खुद मोर्चा संभाले हुए थे कि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी, कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि आखिरी शुक्रवार ये अलविदा जुमे की नमाज अदा करने की बात थी। इसी को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि कल सदन में विदेश से आने वाले लोग देसी घुसपैठियों की उन्होंने बात की कि बांग्लादेशी घुसपैठी किस तरह पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, आते हैं और वहां का माहौल खराब करते हैं। इसी को लेकर कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए, खास तौर पर अवैध घुसपैठियों के लिए जिस कानून की आवश्यकता थी वह कानून बना दिया गया। देश को समझना चाहिए, उन्होंने कहा कि देश को समझना चाहिए, यह बहुत चिंता की बात है। 465 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा, जहां हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, TMC सरकार निशाना साधते हुए, TMC सरकार यानी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ लगाने के लिए ज़मीन नहीं दे पा रही है TMC सरकार। बाढ़ लगाने की जो बात आ रही थी उसमें वो ज़मीन TMC सरकार नहीं दे रही है, ममता बनर्जी नहीं दे रही है, आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस समस्या के निदान के लिए एक बार पश्चिम बंगाल की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए और खास तौर से इलीगल घुसपैठियों के लिए जिस कानून की आवश्यकता थी, कल वो बन गया, पास भी हो गया। क्योंकि अभी तक जो लोग इलीगल घुसपैठ करके आते थे उनको गिरफ्तार करके भेजने के अलावा या डिपोर्ट करने के अलावा कोई साधन नहीं था, कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। कल ये कानून हो गया कि अब अगर इलीगल घुसपैठिया पकड़ा गया तो उसको 5 लाख रुपया तक की सजा, जुर्माना और 5 साल तक की कैद, और अब ये पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। तो ऐसे में जब ये हमने कानून पास करते समय कल अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक जानकारी दी, वो देश को
समझना चाहिए, देश के लिए बहुत चिंता की बात है कि 465 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर, जो बांग्लादेश हमारे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से मिलता है, उस पे बाड़ लगाने की, तार लगाने की लैंड नहीं दे पा रही है, देने में आनाकानी कर रही है, सारा समस्या क्रिएट कर रही है। समय आने पे कभी कभी तो ये लोग लोगों से बलवा करा देते हैं और ये देश को जानकारी कल मिली है। मैं समझता हूं इसका निदान करने के लिए पश्चिम बंगाल। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब दिल्ली का बजट पेश किया तो एक नई सोच और उमंग के साथ इसे लाया गया। जो संकल्प पत्र में कहा गया है वो पूरा होगा। पापी आपकी सरकार दिल्ली में जब बजट लाती है तो उसमें 4 प्रमुख योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले यह बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा। और यह समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, यह उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन, केवल लेस देन 1%, 1% भी एलोकेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरा, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत जो पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध कराना, फीस, उनको भत्ता देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022-23 एलोकेशन 70 करोड़। कितना यूटिलाइज हुआ? अभी हम थे 1% से कम पे। 70 करोड़ में यूटिलाइज किया 0, 0। आप सोच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उर्फ बर्बादी, भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमानी, आप 70 करोड़ का एलोकेशन करते हैं
विज्ञापन देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, और उसके बाद यूटिलाइजेशन इज जीरो। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी और आपके अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में महिला समृद्धि योजना 2025 के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता अतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली की सब महिलाओं के बैंक खातों में 8 मार्च को 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। जब हमारे विधायक ने आज विधानसभा में इस योजना और इसके क्रियान्वयन की समय सीमा के बारे में पूछा तो आप विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी 2500 रुपये नहीं देना चाहती तो मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात कर रही है। 2500 रुपये नहीं देना चाहती, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए अभी मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों से वादा किया कि 8 मार्च को दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पर अभी तक खाते में 1 रुपया नहीं आया। जब सदन पटल पर हमारे विधायक ने इस पे सवाल पूछा, तब कहते हैं कि हम टाइमलाइन नहीं बताएंगे, कहते हैं हम समय सीमा नहीं बताएंगे। समय सीमा पूछने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का 2500 रुपये देने का कोई भी इरादा नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बात की जा रही है, इसीलिए 2500 रुपये नहीं दे रहे, इससे ध्यान भटकाने के लिए। वो चाहते हैं कि जो उनका झूठ था उस पे कोई चर्चा ना हो, मुस्तफाबाद पे चर्चा हो। तो जब 2500 नहीं देने, मुस्तफाबाद का नाम बदल दो। सिलेंडर नहीं देगा, अकबर रोड का नाम बदल दो। 50,000 नौकरियां नहीं देनी, नजफगढ़ का नाम बदल दो। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे वादों पे चर्चा ना हो उसके लिए ये कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी वहां भारत विरोधी एजेंडे के साथ गई थी। ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति इसी पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसने दिया जाए, कैसे उन्हें आधार कार्ड दिए जाएं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वहाँ विदेश में जाके वो दिखा दी हैं कि वो भारत विरोधी हैं। माननीय राहुल गांधी जी की तरह ममता जी भी वहां भारत विरोधी एजेंडा लेके गई थी। उनका एजेंडा भाजपा विरोधी नहीं है। बाहर जाकर के इन लोगों को यह याद आता है कि पूरे दुनिया में एक नई पहचान क्यों भारत की बन गई है, भारत क्यों इतना तरक्की कर रहा है। जब एक विदेशी पत्रकार ने कहा कि भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 47 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ममता बनर्जी को यह बहुत ही चुभा कि अगर भारत के सब लोग अमीर हो जाएंगे, भारत में सब कुछ अच्छा होगा, तो ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति, जिनकी पूरी राजनीति इस तरह इसी पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसा जाए, कैसे उनको आधार कार्ड दिया जाए, कैसे जमीन नहीं दे करके भारत बांग्लादेश में बाढ़ नहीं बनने दिया जाए, इस तरह के कार्यों में जो उनकी रुचि है वह वहां पर दिल उन्होंने बता दिया कि उनका दिल भारत विरोधी है। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए की आय नहीं है और हो भी नहीं सकती जब तक बजट पेश होने से एक दिन पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया। तो हमें लगा कि बीजेपी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की संसदीय परंपरा तोड़कर क्या छुपाना चाहती है। जब 68,700 करोड़ रुपए का यह बजट सामने आया तो मुझे समझ में आ गया कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वे अपने बजट में बढ़े हुए कर राजस्व का यह निराधार आंकड़ा पेश नहीं कर पाते। बाजी शुरू कर दी है। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे।
सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे, 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ पर 20% टैक्स का इंक्रीज, ये कुछ अद्भुत ही चमत्कारी इकोनॉमिक्स है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आंकड़ा एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, निराधार है, और इसी की वजह से कल बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रखा गया। अगर आप देश की इकोनॉमी के आंकड़े और दिल्ली की इकोनॉमी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 63,000 करोड़ के आसपास आने वाले वित्त वर्ष में होगा। यानी भाजपा की सरकार से एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ कम, तो 1 लाख करोड़ का बजट आ गया 95,000 करोड़। दूसरा, ऐसा कहा गया इस बजट में कि 15,000 करोड़ लोन्स अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, 15,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह नहीं है कि वो बैंक से, मार्केट से लोन ले सकती है, इसलिए लोन दिल्ली सरकार सिर्फ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का ये नियम है कि दिल्ली के लोगों ने जितना पैसा जमा किया है स्मॉल सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, महिला सम्मान की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है केंद्र सरकार की, जितना पैसा जमा हुआ है उसका 100% या 50% दिल्ली सरकार लोन के तौर पे ले सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि यह देश मां भारती के संतानों का है। इस देश में बाहर के लोग घुसकर अराजकता उत्पन्न करते हैं। गृह मंत्री ने सही कहा है कि भारत को गुलाम बनाने वाली मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह नहीं है। देखिए, यह देश मां भारती के संतानों का है और जो इस देश में जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह अपने मां भारती के गौरवशाली सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को साकार करेगा। इस देश को बाहर के लोग घुस करके जिस तरह से अराजकता उत्पन्न करते हैं, गृह मंत्री जी ने एकदम सही कहे हैं
कि अब भारत को गुलाम बनाने वाले मानसिकता को कतई स्वीकार नहीं होगा। अब आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी का जगह नहीं रहेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।